तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से अधिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। अपना नया चैप्टर जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का ये जो टॉपिक है, सबसे पहले देखिए हम इस पूरी की पूरी वीडियो में 3 मुद्दों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इसके अलावा दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि हम 3 पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ये तमाम जगह अगर आप देखेंगे तो 11th 12th में भी आपके काम आने वाला है। इसके अलावा जहाँ पे भी इंडिफरेंस कर्व का बेसिक होता है वहाँ पे भी ये वीडियो काम आने वाला है। तो जहाँ जहाँ इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम ये टॉपिक को लगा देंगे आप बच्चों के अकॉर्डिंग। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखिए इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले हम मान समझ लेते हैं इंडिफरेंस का क्या मतलब है। इंडिफरेंस का मतलब है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब है इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व। इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व। अब मैं आपको इसका मतलब समझाने की बात कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व है। इससे पहले बच्चों हमने एक यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था, और यूटिलिटी एनालिसिस में हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल अप्रोच पर बेस्ड है। कार्डिनल अप्रोच का मतलब है कि उस पूरी की पूरी थ्योरी में हम ये अज्यूम करके चलते थे कि यस वी कैन मेजर यूटिलिटी इन टर्म ऑफ नंबर्स, और जिसमें मेजर किया जाता था उसको यूटिल्स बोलते थे। हिग्स ने अपने अप्रोच में इस पूरे के पूरे थ्योरी को आप कह सकते हो विरोध किया, और ये समझाने की कोशिश की कि जो हमारा इंडिफरेंस होता है वो इंडिफरेंस कर्व जो है वो आप कह सकते हो एक तरीके से कार्डिनल नहीं होता बल्कि ऑर्डिनल अप्रोच पर निर्भर करता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है कि हम जो हैं वो यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते नंबर में, बस हम उसको ऑर्डर लगा सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे कॉम्बिनेशनों को दिखाता है जहां पर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि कंज्यूमर इक्वल, यानी कि इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। An indifference curve is locus of all point representing different combination that equally satisfaction to consumer। तो इसको हम इन्हीं कॉम्बिनेशन को मिलाकर जो कर्व बनता है, ठीक है, these combinations are called indifference set, और इन कॉम्बिनेशन को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं, जैसे कि टेबल में दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको अलग से टेबल बना के दिखा देता हूं जिससे कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। देखिए यहां पर हमें याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉम्बिनेशन है और हम 2 ही गुड्स यूज करते हैं, जिसमें से एक गुड्स है गुड्स एक्स और दूसरी गुड्स का नाम है गुड्स वाई। सिंपल तरीके से समझते हैं बच्चों, ठीक है, गुड्स एक्स है और गुड्स वाई है। इसका मतलब हमारे पास 2 ही गुड्स हैं, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। तो कंज्यूमर जो है वो गुड्स एक्स का यूज करेगा या गुड्स वाई का यूज करेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। यहां पर ये माना गया है कि हम हमेशा दोनों गुड्स को कंबाइंड करके यूज करते हैं, यानी कि हम दोनों गुड्स का ही यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक सेटिस्फेक्शन का लेवल ले लेते हैं। सेटिस्फेक्शन का लेवल, मान लीजिए हम इस सेटिस्फेक्शन के लेवल को ए ले लेते हैं, मतलब सॉरी चलिए हम एक जेड ले लेते हैं, मतलब एक जेड लेवल पे हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल है। चलिए कोई भी जेड पॉइंट नहीं है ना, अगर हम इसको नंबर में नहीं देना चाहते इसलिए हम इसको जेड पॉइंट मान लेते हैं। तो हम जिस कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं उसमें मान लीजिए 1x आती है, और या आप मान लीजिए 10x आती है, और चलिए 1 ही ले लेते हैं, 1x आती है और 10y आती है, जिससे हमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है z का, यानी कि एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम पहुंच गए। अब कंज्यूमर अगर एक गुड्स को इंक्रीज करना चाहता है, मान लीजिए एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाता है, तो उसको वाई की कुछ कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लीजिए उसने 3 का सेक्रीफाइस किया और यहां पे उसका सेट जो है वो 7 रह गया। इसका मतलब 1 प्लस करने के लिए, 1x प्लस करने के लिए उसने 3y का सेक्रीफाइस किया, और जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो पहले के बराबर z पे ही बना रहा। तो इस केस में बताने की कोशिश की जा रही है कि 1x जो है वो 3y के बराबर है। आप ध्यान से समझिएगा, 1x जो है वो 3y के बराबर है। अगले केस में जब हम मान लीजिए यूज करते हैं एक और x, तो आप
केवल 2y का सेक्रीफाइस करोगे। बस आपको यही बात समझनी है कि आखिरकार यहां पे 3 का लॉस क्यों हुआ और यहां पे 2 का सेक्रीफाइस क्यों किया। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसकी वजह यह है कि पहले से ज्यादा अब आपके पास x है, यानी कि अगर मान लीजिए ये आपके पास पैंट है, ये आपकी शर्ट है, तो पैंट पहले एक था, एक और पैंट के लिए आप 3 शर्ट सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, लेकिन एक और पैंट के लिए आप 300 रुपए 3 शर्ट सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होंगे। इसकी वजह यह है क्योंकि अब आपके पास पैंट पहले से ज्यादा है, इसलिए पैंट की जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो पहले से कम है, और शर्ट पहले से कम हो गई है, पहले 10 थी अब 7 हो गई है, इसलिए शर्ट की यूटिलिटी बढ़ गई है। इसलिए इक्वल अमाउंट में पैंट के लिए आप इक्वल अमाउंट में सेक्रीफाइस नहीं करोगे। इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि ये रुपीस है, तो इसका मतलब है कि एक और पेंट के लिए यहां पर आपने 3 रुपए सेक्रीफाइस किए, लेकिन एक और पेंट के लिए अब आप 3 रुपए सेक्रीफाइस नहीं करोगे। यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक्स की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, एक्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मेरे पास 2 विकल्प हैं, या तो रोटी खाने का या चावल खाने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं रोटी की मात्रा इक्वल बढ़ा रहा हूं, चावल का सेक्रीफाइस मुझे पहले से कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं रोटी की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, मेरे लिए जो यूटिलिटी है ब्रेड की, रोटी की, वो घटती चली जाएगी। यानी कि यहां पे हम टोटल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे, मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहां पे हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लेवल है ये हमें सेम सेटिस्फेक्शन देगा, सेम लेवल पे। इसी तरीके से अगर आप एक और बढ़ाते हो, तो यहां पर आपने 1 का सेक्रीफाइस किया, यानी कि आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगा हर कंडीशन में। तो ऐसे कॉम्बिनेशनों को जोड़कर जो कर्व बनाया जाता है, उसी को बच्चों हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। यानी कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, यहां पे जैसे देखिए 1 x गुड्स के लिए 10 y गुड्स है, 2x के लिए 7y है, 3x के लिए 5y है, और 4x के लिए 4y है। तो इन कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंडिफरेंस सेट, इनको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। ठीक है जी, इंडिफरेंस सेट। और इस इंडिफरेंस सेट को जोड़कर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो आप याद रखिएगा बच्चों, इंडिफरेंस सेट इज द combination of two goods. Indifference curve is the set of different indifference set, यानी कि different indifference set, यानी कि different indifference set को जोड़कर जो आप एक कर्व बनाते हो उसी को डिफरेंस कर्व कहते हैं। यानी कि इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी के सभी इक्वल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देंगे। ना ही कोई पॉइंट पहले से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ना ही कोई पॉइंट पहले से खराब माना जाएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पर है वो सभी के सभी कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ही दिखाएंगे। तो बच्चों यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। बेसिकली आपको यह याद रखना है कि अगर आप किसी एक चीज की क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो दूसरी क्वांटिटी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है, लेकिन आप जिसको इंक्रीज कर रहे हो उसके लिए सेम अमाउंट में सेक्रीफाइस नहीं करोगे। हालांकि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर हम सेम सेक्रीफाइस करेंगे, उसके बारे में मैं आपको कभी फर्दर बात करेंगे बच्चों। लेकिन फिलहाल हमने जो बताया बस आप वो याद रखिएगा कि जितने भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पर होते हैं वो सभी के सभी कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन को ही देते हैं। बात करते हैं बच्चों इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस की, यानी कि कौन कौन सी बातें इसमें मान ली गई हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन देखिए, हम इसके अंदर क्या क्या माना गया है। नंबर 1 हमने माना है टू कमोडिटी। तो सबसे पहले आप देखिए टू कमोडिटी का केस ले रहे हैं यहाँ पे, टू कमोडिटी। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर एक्स का भी यूज करेगा और वाई का भी यूज करेगा। अब वो किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकता है, ये उसकी टेंशन नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था। ठीक है, इसमें भी कर सकता है जैसे हमने आपको यहाँ बताया है, और इसमें भी कर सकता है, लेकिन कभी भी कंज्यूमर इस तरीके से नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, इस तरीके का नहीं होगा। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व में ये मान के चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में कम से कम 2 गुड्स का होना जरूरी है, ऐसा नहीं होगा। हालांकि एक्सेप्शंस केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कंज्यूमर दोनों गुड्स का ही यूज करेगा। यानी कि इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन द 2 गुड्स गिवन कांस्टेंट प्राइस एंड बोथ ऑफ गुड्स। यानी कि दोनों का प्राइस अगर हम कांस्टेंट रख लें तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो अपनी गिवन मनी इनकम को दोनों की दोनों गुड्स पे कंज्यूम करता है। इसके अलावा नॉन सैटिस्फैक्टरी यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो बच्चों मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, इसको मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा। देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है मोर इज गुड, मोर इज गुड। तो आप समझिएगा एक और एक, जैसे मैं ये कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, एक्स आगे जो है वो एक्स है और पीछे जो है वाई है, एंड 2 and 1।
तो डेफिनेटली दिस इज प्रेफरेबल। मैं आपको प्रेफरेबल के लिए ये ले लेता हूं, दिस इज प्रेफरेबल। ठीक है, हम ले लेते हैं 1 and 1 and 2, दिस इज प्रेफरेबल। ओके बच्चों, एंड 1 and 1 and 2 and 2 एंड दिस इज द प्रेफरेबल। ठीक है, और इन सभी में देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा गुड्स को ही प्रेफर करेगा। यहाँ पे मॉरलिटी का कोई मतलब नहीं है, नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि 50 मैंगो खाओगे या 5 मैंगो, तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई मेरी मैंगो खाने की जरूरत कितनी है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि आप अपनी ज़रूरत ही नहीं देख रहे हो, बल्कि ये देख रहे हो कि आपको कौन सी गुड से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा कमोडिटी किस में मिलेगी। तो जब हम इन डिफरेंस का एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस मान के चलते हैं, यानी कि कंज्यूमर हमेशा ज्यादा कमोडिटी को ही पसंद करेगा एज कंपेयर टू कम कमोडिटी। इसके अलावा बच्चों ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि कंज्यूमर जो है उसकी से जो गुड्स कंज्यूम करने से जो कंज्यूमर को यूटिलिटी मिल रही है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो संतुष्टि मिल रही है, जो मजा मिल रहा है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हम उसको केवल प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए 1:1 एंड 1:2। अब देखिए यहां पे ये नंबर नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन का नंबर नहीं है, ये कमोडिटी का नंबर है, यानी कि एक एक्स और एक वाई। तो हम यहां पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी बंडल है, जैसे ए बंडल और बी बंडल है, तो हम कह सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ए बंडल है, ये बी बंडल है, तो हम कह सकते हैं कि बी इज प्रेफरेबल देन ए, यानी कि हम बंडलों के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कौन से बंडल से कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, यानी कि यूटिल का जो मेजरमेंट है वो ये करता नहीं है। इसके अलावा सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, यूटिलिटी का मेजरमेंट करने का ये काम नहीं करता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसके अलावा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं आपको अलग से भी एक वीडियो बना सकता हूं जिसमें मैं आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि यहां पे पॉइंट आया है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। एक अलग से वीडियो बनाकर हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैं आपको वही टेबल को दोबारा बना देता हूं जिसमें हमने पिछली बार बनाई थी। गुड्स एक्स है, इसमें हमने इस तरीके से दिखाया था, गुड्स वाई था, टेन, 7, 5 and 4 एंड ये कॉम्बिनेशन लिया था, अगर आपको याद हो, ए बी सी एंड डी। सो इस तरीके से हमने आपको दिखाया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की थी बच्चों हमने आपको। अब ध्यान से समझिएगा कि जब हम इस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं तो यहां पर हम लिख रहे हैं आप बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, यानी कि y का लॉस हो रहा है, x का गेन हो रहा है। सिंपल तरीके से हमने ये लिख लिया है। तो कितने का लॉस हुआ है यहां पे, देखिए आप देखिए 3 का लॉस हुआ है, और गेन कितने का हुआ है, गेन हुआ है 1 का। इसका मतलब जो रेट आएगा वो 3 आएगा। यहां पे कितने का लॉस हुआ है, 2 का, और यहां गेन हुआ है 1 का। यहां लॉस कितने का हुआ है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि इस टेबल के अंदर हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिया है, इसको बोलते हैं DMRS। DMS डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अलावा एक कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। इसके अलावा एक होता है हमारा इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस सब के बारे में बच्चों मैं अलग से बात करूंगा। फिलहाल आप यहां पे मान लीजिए कि जब भी आप इंडिफरेंस कर बनाओगे आप डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एजम्पशन लेकर ही बनाओगे, यानी कि आप हमेशा ये मानोगे कि एक्स गुड्स की अगर आप सेम क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो जो वाई का सेक्रीफाइस है वो घटता चला जाएगा, ताकि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो सेम रहे, यानी कि सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो सेम रहे। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे माना गया है कि कंज्यूमर रैशनल है, इसका मतलब उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है, वो अपनी मिनिमम इनकम में गिवन प्राइस में अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना जानता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहां पर हमें ये बात याद रखनी है कि इसका मतलब सिंपल तरीके से ये हुआ कि कंज्यूमर के पास अपना बिहेवियर है,
और उस बिहेवियर में यानी कि नॉलेज है और उस नॉलेज में वो अपने उस फूड्स को कंज्यूम करेगा जिसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। यानी कि मान लीजिए अगर मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है और आइसक्रीम का मेरे पास विकल्प है और छोले भटूरे खाने का विकल्प है और मुझे दोनों ही पसंद है, तो भूख लगने पर मैं छोले भटूरे खाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय मेरे को छोले भटूरे से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू आइसक्रीम। क्योंकि आइसक्रीम तभी खाई जा सकती है जब मौसम में जब पेट भरा हुआ हो, लेकिन जब खाली पेट में आप आइसक्रीम खा के अपनी उस गिवन पैसे में, यानी कि जो पैसा आपके पास है उसमें आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो आप नहीं अचीव कर सकते। इसके अलावा बच्चों एक और एजम्पशन है जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिफरेंस कर्व के लिए, हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं बताई हुई है लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसिटिविटी। देखिए कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसिटिविटी की एक फीचर्स है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे एक यूज़ भी किया होगा, एक जगह पे आगे यूज़ किया होगा, हाँ इसमें जैसे यूज़ किया हुआ, देखिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा, हाँ ट्रांसिटिविटी, देखिए ये लिखा है, यहाँ पे यूज़ किया है हमने ट्रांसिटिविटी। ठीक है, तो ट्रांसिटिविटी का और एक और कॉम्बिनेशन हमको बताया ट्रांसिटिविटी एंड दूसरा हमने आपको बताया था कंसिस्टेंसी। दोनों का मतलब हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको उसी पेज पे ले लेता हूँ। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हमने बात की ट्रांसिटिविटी की। ट्रांसिटिविटी का मतलब है अगर आप ए को प्रेफर करते हो बी में, ठीक है, तो और बी को प्रेफर करते हो सी में, मतलब बी प्रेफरेबल देन सी है, तो अगर ए और बी का चुनाव आएगा तो हमेशा आप इन दोनों में से, अगर मान लीजिए ए और सी में से चुनाव करना हो तो हमेशा आप ए को प्रेफर करोगे सी से। दोबारा समझ लीजिए, अगर मान लो एक ऑप्शन आपके पास है, ए सेट है और बी सेट है, आपने ए को प्रेफर किया और बी और सी में आपने सी बी को प्रेफर किया, तो इसका मतलब अगर ए और सी का चुनाव होगा, ए और सी का होगा, तो आप ए को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि एक स्थिति में आपने सी को, ए को सेक्रीफाइस किया था बी की जगह पे, सॉरी बी को सेक्रीफाइस किया था ए की जगह पे, सी को सेक्रीफाइस किया था बी की जगह पे, तो डेफिनेटली आप ए और सी का जब चूज करने की बारी आएगी तो आप ए को ही चुनोगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर ए और बी इक्वल है और बी और सी इक्वल है तो ए और सी भी इक्वल होगा, ये जरूरी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। इसको बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर मौसम बदलने से कंज्यूमर का व्यवहार नहीं बदलता, अगर वो गर्मियों में आइसक्रीम खाना पसंद करता है छोले भटूरे के कंपेयर में, तो वो सर्दियों में भी आइसक्रीम ही खाना पसंद करेगा। यानी कि दिल्ली में अगर वो आइसक्रीम खाना पसंद करता है तो अमेरिका में भी खाना पसंद करेगा आइसक्रीम। यानी कि कंडीशन चेंज होने से कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं चेंज होता, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो बच्चों ये सारे के सारे एजम्पशंस हैं जो आपको जरूर लर्न करने चाहिए। आगे बच्चों हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स के बारे में। तो देखिए पहला फीचर है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। बच्चों देखिए डाउनवर्ड स्लोप का क्या मतलब है, पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है, मैं आपको स्लोप बना के दिखा देता हूं। स्लोप क्या होता है पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं बच्चों। स्लोप होता है डाउनवर्ड इस तरीके का, डाउनवर्ड। एक होता है अपवर्ड, ऐसा स्लोप। एक इस तरीके का स्लोप भी होता है, एक इस तरीके का स्लोप भी हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा भी स्लोप होता है। इसका मतलब इसमें कोई स्लोप नहीं है, इसको तो आप छोड़िए, कंसिडर ही मत करो। अब इन चारों की बात करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप x जो है वो सेम रहेगी, लेकिन y जो है वो इंक्रीज करेगी। इसका ये मतलब है। इसका मतलब है कि जो x है वो इंक्रीज करेगी जबकि y जो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x भी इंक्रीज करेगा, y भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि x अगर इंक्रीज करता है, x अगर इंक्रीज करता है तो आपको y को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें बच्चों तो इंडिफरेंस कर्व में इक्वल सेटिस्फेक्शन होता है। इक्वल सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि अगर आप एक कमोडिटी को इंक्रीज करते हो तो आपको दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम बनी रहे। क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस होने की वजह से अगर आप दोनों गुड्स को इंक्रीज करते हो तो जो ऊंचा कॉम्बिनेशन होगा, मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन है ए, ये कॉम्बिनेशन है बी,
तो कंज्यूमर हमेशा बी को प्रेफर करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसको सेट में कुछ पॉइंट का नाम दे दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम नाम लिख दें कि ये 1 1 है, ये है हमारा x है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 2, तो डेफिनेटली बी इज प्रेफरेबल देन ए। लेकिन हमें तो कहना है कि वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वाले कॉम्बिनेशन को चुनें, जहां पर आप एक x की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो y की क्वांटिटी घटा रहे हो। ना तो ये पॉसिबल है बच्चों, ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ओनली यही पॉसिबल है। यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो होगा आपका डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक x की गुड्स को बढ़ाते हो, एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हो, तो आपको किसी और गुड्स की क्वांटिटी को कम करना ही पड़ेगा, ताकि आपका इंडिफरेंस कर्व यानी कि आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम रहे। सेटिस्फेक्शन के लेवल को सेम रखने के लिए जरूरी है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होना चाहिए। तो बच्चों ये कंसेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात आप तक जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो पहुंच रही होगी बच्चों पूरी तरीके से। अगला जो पॉइंट है उस पर हम आ जाते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व ऊंचा होगा वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, जो डाउनवर्ड होगा नीचा होगा वो कम सेटिस्फेक्शन देगा। तो देखते हैं हमें ये बात सही साबित होती है कि नहीं होती है। बच्चों देखिए, जैसे ये एक इंडिफरेंस मैप है, इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये एक इंडिफरेंस मैप है IC2, ये एक इंडिफरेंस मैप है IC3, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, IC मैप। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसके कॉम्बिनेशन जो हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट, ठीक है, बंडल, जैसे A और B है। इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, और जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ दिखा दिया जाता है तो इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। यानी कि इंडिफरेंस मैप इज द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि इंडिफरेंस कर्व के जो समूह है, सेट है, कई सारे इंडिफरेंस कर्व को जब एक साथ बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं IC मैप। IC मैप बताता है कि जो इंडिफरेंस का राइट वर्ड होगा इट गिव मोर सेटिस्फेक्शन, और जो लोअर होगा वो कम सेटिस्फेक्शन देगा। देखिए, हमने जब आपको ये वीडियो बताई थी तो आपको यहाँ पे ये बताया था कि जितने भी कॉम्बिनेशन है सब इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। वो तभी पॉसिबल है जब वो एक ही इंडिफरेंस कर्व हो। जैसे यहाँ पे देखिए A है, ये A है, B है, C है या D है, ये सारे के सारे इक्वल है क्योंकि एक ही लेवल पर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, इस जगह बात करें, तो यहाँ पे A और B तो बराबर होंगे क्योंकि वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पर है। लेकिन जो ऊंचा होगा यानी कि C इज प्रेफरेबल देन A इक्वल टू B, एंड D इज प्रेफरेबल देन एवरीथिंग, यानी कि इसके अंदर जो D है वो सबसे ऊंचा है। और अगर हम यहाँ पे E बना देते हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब है E और D बराबर होंगे। यानी कि अगर आपका इंडिफरेंस कर्व का मैप हमें क्या बताता है कि जितने भी इंडिफरेंस कर्व है, अगर हम उस इंडिफरेंस कर्व के सेट को बना लें, यानी कि कई सारे इंडिफरेंस कर्व का सेट बना दें, तो उसके जो कर्व बनेगा उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप हमें बताता है कि जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा, ऊंचा होगा, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, जो लोअर होगा वो कम सेटिस्फेक्शन देगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक कर्व में बनाएं, और ये क्या प्रूफ करता है कि जो ऊपर की तरफ होगा, राइट वर्ड होगा, उस पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए बच्चों बात। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या बोलता है, IC डज नॉट टच x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो बच्चों ये हमने समझ ही लिया। देखिए, अगर कोई कर्व x एक्सिस को टच करता है तो क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मान लीजिए मैं इसको यहां टच करा रहा हूं इस एक्स में, तो इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर जो है वो x गुड्स की कमोडिटी का यूज करेगा, मान लीजिए 10 कमोडिटी का, लेकिन y का वो कितना कर रहा है, 0। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है, 10 0। इसी तरीके से मान लीजिए वो यहां पे टच कर रहा है, मान लीजिए ये 10 है, तो ये वाला मान लीजिए बी कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है, 0 10। ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी इंडिफरेंस कर्व होगा उसमें दो गुड्स को यूज करना जरूरी है। सिंगल कमोडिटी केस हम लेके नहीं चलते हैं इंडिफरेंस कर्व में। हालांकि एक्सेप्शंस केस में कॉर्नर सॉल्यूशन वगैरह होती हैं, वो आपके मतलब की बात अभी फिलहाल नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बच्चों हम आपको समझाएंगे। फिलहाल आपको यह समझनी है कि यहां पे जो लेवल है ये बता रहा है कि कंज्यूमर एक्स कमोडिटी का ही यूज करेगा,
जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि कंज्यूमर केवल वाई कमोडिटी का यूज करेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर दोनों ही कमोडिटी का यूज करता है, एक्स का भी यूज करेगा और वाई का भी यूज करेगा। तो ये फीचर आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए बच्चों। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी आप कह सकते हो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। इसके अलावा बच्चों ओरिजिन के कॉनकेव होता, देखिए हमने पढ़ा हुआ है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको छोटा सा मैंने बताया था, एक अलग से वीडियो बनाएंगे बच्चों हम आपको, जैसा कि हमने आपको बताया। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है मैं आपको टेबल में ही बता देता हूँ। ये देखिए ये टेबल हमने बनाई है, इस टेबल में अगर हम आपको एक और टेबल जोड़ दें, मान लीजिए यहाँ जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है अगर हमें MRS का रेट निकालना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये 1 आएगा। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत आराम से ध्यान से समझते हैं। डिमिनिशिंग MRS का मतलब है कि अगर आप x की सेम अमाउंट को बढ़ा रहे हो तो y का जो सेक्रीफाइस है वो घटता चला जाएगा। यानी कि पहले आपने 3 का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 का, फिर 1 का, जिसकी वजह से जब आप कर्व बनाओगे तो इसका कर्व इस तरीके का होगा, कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं मतलब समझा देता हूँ। ये 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ठीक है जी। ये आपका 10 है, ये 7 है, 5 एंड 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये देखिए ये सेक्रीफाइस है, ये लगातार घट रहा है। इसका मतलब पहले आपने ये 3 का सेक्रीफाइस किया, फिर आपका ये सेक्रीफाइस 2 का रह गया, और फिर आपका जो सेक्रीफाइस है वो 1 का रह गया। इसका मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली इस तरीके से बन रही है। यानी कि ये अमाउंट तो इक्वल है, एक्स अमाउंट तो इक्वल है, लेकिन वाई का जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम हो रहा है, जिसकी वजह से जब आप इंडिफरेंस कर्व बनाओगे तो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो हमेशा इस शेप में होगी, यानी कि कॉनकेव होगी। तो यही बात बच्चों, ये डायग्राम भी आपसे कहने की कोशिश कर रहा है, मैं एक बार आपको डायग्राम में ही बता देता हूं। देखिए यहां से देखिएगा, ये जो लाइन है ये लगातार घट रही है। इसका मतलब जो रेड से मैंने बनाया है वो लगातार घट रही है, और अगर मैं जो ग्रीन से बना रहा हूं वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम अमाउंट में एक्स बढ़ाने के लिए आपको वाई का सेक्रीफाइस घटता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आईसी की जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स बन जाती है। याद रखिएगा बच्चों, कॉन्वेक्स बनती है। इसके अलावा 2 आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। अब देखिए मैं आपको डायग्राम से ही बता देता हूं। हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने मान लिया जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गलत प्रूफ कर देंगे। हम क्या गलत प्रूफ करेंगे, हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू, टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू यही साबित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। तो चलिए क्या करते हैं हम, ये मान लीजिए ए कॉम्बिनेशन है, ये बी कॉम्बिनेशन है, ये सी कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी बराबर होंगे, बिकॉज बोथ आर ऑन IC1। इसी तरीके से ए और सी भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों IC2 पर हैं। इसलिए ट्रांसिटिविटी कहती है कि सी और बी भी बराबर होंगे। लेकिन आप देखिए सी और बी बराबर नहीं है, क्योंकि सी में जो है वो कम गुड्स हैं एक्स की और वाई की, सॉरी बी में कम गुड्स हैं एक्स की वाई की, जबकि सी में एक्स की और वाई दोनों की ही ज़्यादा गुड्स हैं। इसका मतलब सी इज प्रेफरेबल देन बी। तो इसका मतलब या तो ये डायग्राम गलत है या फिर ये डेफिनेशन गलत है कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, यानी कि 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसकी वजह क्या बताई बच्चों, मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि ए और सी जो है वो बराबर सेटिस्फेक्शन देंगे, क्योंकि दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हैं। हमने पढ़ा भी है कि जो भी इंडिफरेंस कर्व होंगे एक लाइन पे वो सबके सब इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। इसी तरीके से ए और बी को भी इक्वल सेटिस्फेक्शन देना चाहिए बच्चों टेक्निकली तो, लेकिन या तो ये गलत है या ये गलत है, क्योंकि सी और बी बराबर नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये डायग्राम ही गलत है। और इससे ये प्रूफ होता है कि 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में बच्चों हम आपको अगले जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।
दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आप बच्चों को इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स के बारे में डिटेल में आपको करवाया था। इस वीडियो में हम आप बच्चों को समझाएंगे एक्सेप्शंस केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स नहीं होती है और ना ही डाउनवर्ड होती है। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमने समझा था कि कुछ केस जो नॉर्मल केस होता है उसमें इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होता है, इस तरीके का, यानी कि एक तो ये डाउनवर्ड होता है और दूसरा डाउनवर्ड होने के अलावा ये कॉन्वेक्स होता है, यानी कि इसका जो पेट है वो अंदर की तरफ होता है। अब हम डिस्कस करने वाले उन परिस्थितियों के बारे में जिसमें इस तरीके की शेप नहीं होती है। तो बच्चों दो से बहुत पॉपुलर है, जिसमें से एक शेप होती है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस, और एक ये वाली है जिसको हम कहते हैं परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस। तो आमतौर पर बच्चों यही आपसे पूछा जाता है, लेकिन एडवांस लेवल पे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपको और भी शेप के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको इस तरीके की शेप कब बनती है वो भी बताऊंगा, इस तरीके की शेप कब बनती है वो भी बताऊंगा, यानी कि इस तरीके की शेप कैसी होती है, इस तरीके की शेप कब बनती है, सब कुछ के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं हमारा पूरा कोर्स एक्सेस करना तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको सिस्टमैटिकल तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अलावा ये जो नोट्स हैं, अगर आप ये नोट्स चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में अब हमने डाउनलोड किया। अब आप हमारा जो एप्लीकेशन उसमें 3 डॉट में आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल दिखेगा। स्टडी मटेरियल के अंदर जो हमने इस नोट्स को अपलोड कर रहे हैं, मतलब आप वहां से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अपने टॉपिक पे वापस आ जाता हूं, टॉपिक स्टार्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सम एक्सेप्शन शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जिसमें से पहला है परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक्स गुड्स और वाई गुड्स, दो गुड्स हम लेके चल रहे हैं, तो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स तब कहलाएंगी जब हम आपको एक्स को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हम x को बढ़ाते हैं हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है वो फॉल करेगी। लेकिन इस केस में क्योंकि x और y परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, इसलिए अगर हम x को क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और y की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि हम एक ऐसी कंडीशन मान के चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक में हमने क्या किया, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक है, और हमने क्या किया, एक 500 ml की बोतल खरीदी और एक 1 लीटर की बोतल खरीदी। तो आपके लिए एक ग्लास की यूटिलिटी, चाहे वो 500 ml से आप एक ग्लास बनाओ, चाहे आप 1 लीटर से एक ग्लास बनाओ, आपके लिए दोनों की यूटिलिटी जो है एक ग्लास की वो बराबर होगी। इसीलिए इस केस में जब एक गुड्स सेम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, यानी कि आपकी जो वांट्स है, चाहे आप 500 लीटर की कोल्ड ड्रिंक से बोतल से कोल्ड ड्रिंक पिए या 1 लीटर की बोतल से कोल्ड ड्रिंक पिए, आपके सेटिस्फैक्शन लेवल में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आने वाला है। इसीलिए इस तरीके के केस में आपकी जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, यानी कि ये बिल्कुल सीधी लाइन में होगा। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको एक बार समझाता हूं पूरी तरीके से। इसका क्या मतलब है बच्चों, यहां पे समझा देता हूं बिल्कुल आसानी से। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्स गुड्स है और ये हमारी वाई गुड्स है। हम मान लेते हैं हमारे पास में 10 y है, 1x और 10 y है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है, 1y 1x और 10y। अब मान लीजिए कि हमारे लिए एक x जो है वो 2y के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक और x बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 2y का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि अब हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा हमें वो ये वाला मिलेगा। इसका मतलब 2 और 8 का कॉम्बिनेशन हमारा बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, टेक्निकली अगर हम कोई और गुड्स की बात करते तो इस केस में अब हम x गुड्स की सेम क्वांटिटी के लिए y गुड्स की कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करते, क्योंकि अब हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम हो चुका है। लेकिन अब के केस में क्या होगा, क्योंकि x और y आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब एक और x के लिए हम 2 ही y का सेक्रीफाइस करेंगे, ये इसका मतलब है। और जब इस तरीके का बनाएंगे तो हमारा जो डायग्राम की शेप बनेगी वो बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगा, इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बनेगा। यानी कि इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बताता है कि अगर आप x की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो आप सेम अमाउंट में y की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करोगे, यानी कि आपके सेटिस्फैक्शन लेवल में किसी भी तरीके से कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा।
बेसिक बात आपको ये याद रखनी है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं हमने टॉपिक में क्या समझाने की कोशिश की है कि देखिए यहां पे हम समझ लेते हैं। देखिए यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर देयर इंडिफरेंस कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन सच केस कांस्टेंट, यानी कि इस केस में x के लिए 2y का सेक्रीफाइस किया, फिर एक और x के लिए 2y का सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट रहता है एंड कंज्यूमर विल बी रेडी टू सेक्रीफाइस इक्वल क्वांटिटी ऑफ गुड्स y फॉर सेम अमाउंट ऑफ गुड्स x, यानी कि x और y के लिए इक्वल अमाउंट देने को तैयार होता है। हालांकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये हायर इंडिफरेंस कर्व को दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये वाला जैसे एक तो ये हो गया, लेकिन अगर गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा। तो बच्चों बेसिकली बात याद रखनी है। इसके अलावा जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो इन्फिनिटी होती है। बच्चों ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो ये देख लें, बाकी का जो बेसिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, यानी कि यूजी लेवल पे तो हम ये वीडियो मतलब ये वाला कंटेंट नहीं डालेंगे, लेकिन पीजी लेवल पे या हायर लेवल पे अगर आप हो तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी अगर आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू देखते हो, जिसमें हमने ये समझाया हुआ है। क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन्फिनिटी कैसे होती है। तो बच्चों पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया। दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट कह रहा है व्हेन परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व किस तरीके का होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो मिलकर किसी वांट्स को सेटिस्फाइड करती हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं तो लेफ्ट शूज और राइट शूज, दो शूज हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे पास दो लेफ्ट पैर के शूज हैं और एक राइट पैर का शूज है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एक लेफ्ट पैर का शू है वो बिल्कुल बेकार चला जाएगा, वो किसी भी तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए ये हमारा राइट पैर शूज है, यहां पे मैं आर लिख देता हूं, राइट लेग शू, और यहां पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट लेग शू। ठीक है, तो हमने राइट लेग और लेफ्ट लेग का लिख लिया। तो यानी कि मान लीजिए हमारी एक है राइट लेग शू और एक है हमारा लेफ्ट लेग शू, ये एक एक है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारा एक सेटिस्फेक्शन लेवल है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो राइट लेग शू हो जाएं और लेफ्ट लेग शू हो जाए और राइट का एक ही रहे, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा। हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, हम उसी सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये 3 हो जाए, मान लीजिए ये 2 हो जाए और ये एक ही रहे, तो भी हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि एल एंगल बना लेगा, यानी कि ये जो कोने वाला है, इस कोने पर जो पॉइंट होगा, जितना सेटिस्फेक्शन वो देगा उतना ही सेटिस्फेक्शन ये देगा, उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको ये देगा। इसका मतलब क्योंकि ए और बी और सी बराबर बराबर है, लेकिन ये इस शेप में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ए का यूज करता है और वो लेफ्ट के राइट के दो शूज के पास आ जाते हैं तो भी उसका सेटिस्फेक्शन वही रहेगा जो एक पैर के शूज के मतलब एक लेफ्ट और एक राइट पैर के शू पे होता। हाँ, हालांकि अगर दोनों की क्वांटिटी बढ़ जाए तो डेफिनेटली उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है क्योंकि ये गुड्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब इनका फिक्स प्रोपोर्शन में ही यूज होता है। इसी की वजह से इस वाले केस में अगर आप एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हो और दूसरे की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाते हो तो जिस गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाई गई है वो व्यर्थ चली जाएगी, यानी कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बढ़ेगा। तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए दो ही क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए इसकी जो शेप बनती है वो एल शेप की बनती है। और यहां पे जो कोना है इसको बोलते हैं किंग्ड शेप का होता है। इसलिए जब हम इक्विलिब्रियम लेवल आपको दिखाएंगे तो इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व के केस में इक्विलिब्रियम बनता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इस पॉइंट पे हम वापस आ जाते हैं। देखिए चलिए मैं इस वाले पे आप वापस आ रहे थे, हम इस वाले पे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके की शेप क्यों बनी है। यानी कि ये दिखा रहा है कि ये जो पॉइंट है दिस वन ये आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन देगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप ऊपर पहुंच जाओ ये वाला लेवल पे तो आपको दोनों गुड्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। एक गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाने से आपका काम चलेगा नहीं। एक्सप्लेन बच्चों हमने किया हुआ है, हमारे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तीसरी जो शेप है बच्चों वो आमतौर पर उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक हम डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। ये हम इसके बिल्कुल एक मिड में एक पॉइंट ले लेते हैं, बिल्कुल मिड में, जिसको कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ब्लिस पॉइंट कहा जाता है। ओके जी, यहां से हमने एक लाइन डाली और यहां से एक लाइन डाली, इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब इन 4 हिस्सों की विशेषताओं के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, ये हम एक्स गुड्स लिख रहे हैं बच्चों, आप बच्चों के लिए, ये वाई गुड्स लिख रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है, ये वाला जो लेवल है, इस वाला जिसको हम बोल रहे हैं एल और इसको हम बोल देते हैं एम, ये हमारी गुड है, गुड, और ये हमारा बैड है, बैड। ठीक है, ये हमारा गुड है, ये बैड है, बैड। यानी कि यहां पे हमारी गुड्स जो है वो इकोनॉमिकल गुड है, ये हमारी इकोनॉमिकल बैड है। अगर हम दिशाओं की बात करें तो 4 दिशाएं होती हैं बच्चों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस वाले की, यानी कि वेस्ट और इस वाले की, दिस वन। ठीक है, इस वाले की, वेस्ट साउथ वेस्ट की। तो इस वाले केस में इस पॉइंट पर, क्योंकि ये गुड्स गुड गुड्स है और यहां पे भी गुड गुड्स है, इसलिए जब हमारा केस बनेगा, जब हमारा पहला केस बनेगा, यानी कि अगर हम इसको हम नाम दे दें ए, बी, सी और डी, तो जब हम एक की बात कर रहे हैं तो ये हमारा नॉर्मल केस है, यानी कि इस केस में इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होगा, जैसा कि ये दिखाया हुआ है, इस तरीके का। तो अगर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करोगे तो ऊंचे की तरफ चला जाएगा, इस तरीके से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर हमारी गुड्स ऐसी है जो कि हम कह सकते हो कि एक्स गुड्स गुड है, एक्स इज बैड गुड्स, और वाई जो है वो गुड गुड है, यानी कि एक्स जो है वो बैड गुड्स है और वाई जो है वो गुड गुड है, गुड मतलब गुड गुड्स है, उस केस में किस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बनेगा? उस केस में बच्चों इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बनेगा, इस तरीके का, ऊपर की तरफ। यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि जो एक्स है वो आपकी इकोनॉमिकल बैड गुड्स है, जबकि वाई जो है वो इकोनॉमिकल गुड गुड्स है, और आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और जो प्रेफरेंस इंडिफरेंस कर्व होगा वो ऊपर की तरफ चलेगा, इस तरीके से। यानी कि दिस इज द प्रेफरेंस इंडिफरेंस कर्व। प्रेफरेंस इंडिफरेंस कर्व दिखाने के लिए मैं आपको एक और ग्राफ बना लेता हूं ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो है ना, ये वाला, ये हमारा प्रेफरेंस इंडिफरेंस कर्व है, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ओके बच्चों, तो इसका मतलब है कि यहां पे हमें यही सब बताया हुआ है बच्चों। दूसरा, अगर मान लीजिए कि हमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों गुड्स ही बैड है, यानी कि एक्स भी बैड है और वाई भी बैड है, तो आपका डायग्राम इस शेप में ले लेगा, ऐसा, इस तरीके का, जैसा कि यहां पे दिखाया हुआ है, यानी कि दोनों ही गुड्स बैड हैं। अगर हम ये मान के चलें कि जो एक्स है वो हमारी गुड गुड्स में आएगा और वाई बैड गुड्स आएगी, तो हमारी जो शेप बनेगी वो इस तरीके की बनेगी, इस तरीके की, और ये नीचे वाला ही प्रेफरेबल होगा, यानी कि इस केस में ये वाला प्रेफरेबल है। ये तब कहलाता है जब मान लीजिए यहां पे पॉल्यूशन में लिख दूं और यहां पे मान लो गार्बेज लिख देता हूं, यानी कि इस केस में गार्बेज यहां पे आ गया, यहां पे पॉपुलेशन आ गया, सॉरी पॉल्यूशन आ गया, तो आप कम गार्बेज और कम पॉल्यूशन को ही चुनोगे। इस वाले केस में यहां पे क्योंकि ये गुड्स है, बैड गुड्स है, यानी कि यहां पे गार्बेज है और यहां पे पार्क है, ठीक है, तो इस तरीके का गुड्स बना दिया। यहां पे क्या है, यहां पे मान लीजिए हम ले लेते हैं पॉल्यूशन, और यहां पे मान लीजिए पार्क ले लिया। तो इस तरीके के अलग अलग केसेस में अलग अलग डायग्राम बनेंगे बच्चों। आप याद रखिएगा, इस वाली बात को याद रखिएगा कि ये गुड गुड्स के बारे में दिखा रहा है, तो आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। अगर मान लीजिए एक्स गुड्स बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा ऊपर की तरफ, अगर वाई गुड्स बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और दोनों गुड्स बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा बच्चों। मैं आपको अब यहां पे दिखा देता हूं, देखिए, bad are commodity which are consumed does not like, consumer does not like, he always prefer to have less bad like pollution, garbage, smokes, noise etc. if goods is plotted on y, यानी कि एक, अगर हम क्या करते हैं, जो पार्क है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, इस जगह पे पार्क को लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके का डायग्राम बनेगा,
और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉल्यूशन और यहाँ पे लिख देते हैं कोई गुड गुड्स का नाम लिख देते हैं तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और दोनों ही गुड्स इकोनॉमिकल बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया। एक और पॉइंट हमारा बचता है जिसमें न्यूट्रल गुड्स है। न्यूट्रल गुड्स क्या होता है कि कंज्यूमर उसका फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि जो सिगरेट है वो 100 रुपए की मिल रही है या 10 रुपए की मिल रही है या फ्री मिल रही है, क्योंकि वो लाइक ही नहीं करता, वो डिसलाइक करता है। और अगर इस तरीके का गुड्स होती है इसमें वो पूरी तरीके से डिसलाइक करता है, तो जो गुड्स डिसलाइक की गई है, जैसे यहां पे देखिए यहां पे क्या किया गया है, डिसलाइक किया गया है, यानी कि इस तरीके की गुड्स जो न्यूट्रल गुड्स होगी, जैसे मान लीजिए यहां पे सिगरेट आ गया तो इस तरीके का इंडिफरेंस कर बन जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल भी उसकी केयर ही नहीं करता, ठीक है। और इस अगर मान लीजिए यहां पे न्यूट्रल गुड्स ले लेते हैं तो इस तरीके का बन जाएगा डायग्राम। तो बच्चों समराइज कर देते हैं एक बार हम आपको टॉपिक को, बिल्कुल सिंपल तरीके से समराइज कर देते हैं। देखिए आपको याद रखना है नंबर 1 कि नॉर्मल कंडीशन में गुड्स ऐसी होती है, और आपको ये याद रख बना लेना है ग्राफ, और ये 4 हिस्से बना लेने, ठीक है बच्चों। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर एक्स और वाई दोनों नॉर्मल है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, दोनों बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, अगर एक्स बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और वाई बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और गुड्स अगर न्यूट्रल है तो जिस पे न्यूट्रल लिखेंगे उसके बिल्कुल पैरेलल खड़ी हो जाएगी। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट है जो आपको एक्स्ट्रा के लिए बताए गए। इसके अलावा परफेक्टली सब्स्टिट्यूट और परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको हर जगह याद करना है जहां पे भी एक्सेप्शंस केस आते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।